मार्गदर्शन करतील. धन्यवाद. माननीय दांगट सर, गिरीश सर, सर्व डायसवरती डिग्नेटरीज, अफामचे अध्यक्ष, सगळे बोर्ड मेंबर, तांबोळीजी, सगळी टीम ज्यांनी मला इथे आमंत्रित केलं, आणि आजच्या या समिटसाठी उपस्थित आपण सर्व. जसं अजितजींनी सांगितलं, मी पण हिंदीमध्ये बोलायचा प्रयत्न करतो जेणेकरून सगळ्यांना त्या ठिकाणी बाकी लोगों को भी पता चलेगा कि क्या कहना है और क्या हम कहना चाहते हैं. मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ कृषि विकास व ग्रामीण प्रशिक्षण संस्था. ये एनजीओ महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले के विदर्भ एरिया में मलकापुर करके एक जगह है, वहाँ से हम काम कर रहे हैं. अभी कृषि विकास महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और नागालैंड 4 स्टेट में काम कर रहा है और अलग अलग जगह पे अलग अलग एक्सपीरियंसेस कृषि विकास के रहे हैं. आज इस समिट के माध्यम से जो विषय मुझे दिया गया है, एग्री कमोडिटी बेस्ड मॉडल या रूरल एंटरप्राइजेस के हिसाब से ये मॉडल हम पेश करने जा रहे हैं. तो उसमें मैं प्रेजेंट करना चाहूँगा हमारे एक एफपीओ का मॉडल, जिस एफपीओ का नाम है जय सरदार फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी. और ये कमोडिटी की कंटेक्स्ट में अगर हम देखेंगे, रूरल एंटरप्राइजेस के कंटेक्स्ट में अगर देखेंगे, तो दोनों के कंटेक्स्ट में हमें सबसे पहले कुछ एड्रेस करना चाहिए. तो वो मुझे लगता है पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस, ये एक चीज़ है जो हमें एड्रेस करना चाहिए. और दूसरा है कि इंटरमीडिएटरीज जो है, वो इंटरमीडिएटरीज को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आप देखिए कि अगर 100 रुपये है तो वीट में 67 रुपीज़ का शेयर फार्मर को जा रहा है. वही लगभग 4 से 8% जो है वो पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस जा रहे हैं, और लगभग 33 to 25% जो है ये हमारे इसमें इंटरमीडिएट को जा रहा है. वही आप मेज में देखेंगे तो फार्मर का 44 है और इंटरमीडिएट का ज़्यादा है, और पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेज जो 5 से 6% के हैं. तो ऐसे कमोडिटी वाइज ये जो शेयर्स है ये बदल रहा है. इसके ऊपर हमें काम करने की ज़रूरत है, ऐसा हमें लगा. तो ओवरऑल अगर सीनेरियो देखेंगे तो लगभग 10 से 15% तक पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस हमारे यहाँ पे हो रहे हैं. और अगर हम इकोनॉमिक्स देखेंगे तो फार्मर्स का शेयर जो है वो काफ़ी कम है जितना उसका होना चाहिए, क्योंकि ही इज़ द रियल प्रोड्यूसर. तो ये एक चैलेंज कमोडिटी मार्केट में है. और दूसरा ये इसीलिए भी ज़रूरी है कि अगर हम सस्टेनेबिलिटी की बात कर रहे हैं, अगर हम रूरल इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं, अगर हम फार्मर्स के भलाई की बात कर रहे हैं, तो मुझे लगता है इस विषय पे ध्यान देना और इसके अराउंड काम करना बहुत ज़रूरी है. वो और उसमें बहुत इम्पॉर्टेंट रोल जो है वो रूरल एंटरप्राइजेस प्ले कर सकती है. तो इस मॉडल के अराउंड जो हमने काम किया है, उस काम में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे की चैलेंजेस हमने यहाँ पे कुछ लिखने की कोशिश की है. जो आप सभी जानते हैं कि क्लाइमेट स्ट्रेस अभी बढ़ गया है, काफ़ी सालों से जो वेरिएशंस आ रहे हैं हीट में या रेनफॉल में, उसके वजह से लॉसेस हो रहे हैं. सीजनल वल्नरेबिलिटीज़ की अगर हम बात करें तो एंटरप्राइजेस के बारे में ये जो वल्नरेबिलिटीज़ है कि मैं कमोडिटी के साथ काम करना चाहूँगा, लेकिन वो कमोडिटी एक ही सीज़न में आती है. तो अभी अजीत जी जैसे कह रहे थे कि सीताफल 20-25 दिन आता है तो बाकी साल भर वो मशीन क्या करेगी. तो ये रूरल एंटरप्राइजेस के कंटेक्स्ट में ये चीज़ बहुत सोचना हमें ज़रूरी है. साथ ही अगर हम देखेंगे फार्मर के साइड में, तो डिस्ट्रेस सेल जो है वो डिस्ट्रेस सेल काफ़ी ज़्यादा हो रहा है. ऑलमोस्ट 60 to 70% डिस्ट्रेस सेल हो रहा है. और वो डिस्ट्रेस सेल एड्रेस करने के लिए भी मुझे लगता है ये रूरल एंटरप्राइजेस काफ़ी अलग अलग तरह से रोल प्ले कर सकती है. पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस के बारे में हमने बात की. इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, उसके वजह से ये पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस हो रहे हैं. और रूरल एंटरप्राइजेस की एक जिम्मेदारी भी हो सकती है या उनके लिए एक अपॉर्चुनिटीज़ भी है. ये जो रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर का डेफिसिट है, ये डेफिसिट अगर हम बिल्ड करें, ये डेफिसिट अगर हम कम करने की कोशिश करें, इंफ्रास्ट्रक्चर अगर हम बिल्ड करें, और फिर मैं कनेक्ट करना चाहूँगा कैपिटल इन्फ्यूजन के साथ, तो ये वहाँ पे बहुत ज़रूरी है ये डेफिसिट कम करने के लिए. और फ्रैगमेंटेशन के ऊपर भी काम करना ज़रूरी है. तो इन सारी चीज़ों पे अगर हम देखेंगे तो इस तरह से विचार करके अगर हम रूरल एंटरप्राइजेस के बारे में सोचेंगे तो मुझे लगता है एक अच्छा रूरल एंटरप्राइजेस हम यहाँ पे प्रमोट कर पाएंगे. और यही हमने सोचने की यहाँ पे कोशिश की है. ये एक मॉडल जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं ये है मेज के अराउंड. जो कमोडिटीज़ पे हम काम कर रहे हैं या जय सरदार फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी काम कर रहा है, उस कमोडिटीज़ में से एक इम्पॉर्टेंट कमोडिटी है मेज़. तो मेज़ के बारे में हमने कैसे सोचा, क्यों सोचा, और अभी क्या क्या सोचा और क्या कर रहे हैं, इस विषय पे हम चर्चा करेंगे. तो जब
मुझे लगता है एक रूरल एंटरप्राइजेस प्रमोट करने के लिए आप थोड़ा सा एफपीओ बाजू में रख दीजिए। इंडिविजुअल एंटरप्राइजेस भी उतने ही महत्वपूर्ण है, स्मॉल ग्रुप एंटरप्राइजेस भी उतने ही महत्वपूर्ण है, और एफपीओ जैसे थोड़े बड़े एंटरप्राइजेस भी उतने ही महत्वपूर्ण है, और कोई कॉर्पोरेट भी रूरल एरियाज में जाके काम कर रहा है तो वो भी उतना ही महत्वपूर्ण है। इसके बारे में जो सोचने की ज़रूरत है, बेसिकली कॉर्पोरेट जब आएगा तो विजनिंग करके आएगा, और मुझे लगता है हम रूरल एंटरप्राइजेस की जब हम बात करते हैं तो हम विजनिंग के लिए बहुत कम समय देते हैं, और ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। अगर हमारा विजनिंग अच्छा है तो मुझे लगता है वो रूरल एंटरप्राइजेस सक्सेसफुल करने में बहुत बड़ी भूमिका वहाँ पे निभा सकता है। तो विजनिंग में हमें देखना है कि हमें किस कमोडिटी के ऊपर काम करना चाहिए, उस कमोडिटीज़ में अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या है, वहाँ पे रिस्क क्या क्या हो सकती है, और वो रिस्क मिटिगेट करने के लिए हम कैसे काम कर सकते हैं। तो जहाँ जहाँ पे मैंने एग्जिस्टिंग एंटरप्राइजेस को भेंट दी है, या फिर नए एंटरप्राइजेस जो चलाने के लिए या बनाने के लिए इंटरेस्टेड लोग हैं उनसे बात की है, तो विजनिंग की बहुत कम बात होती है। वो कर रहा है इसलिए मैं करना चाहता हूँ, मुझे लगता है ये हो सकता है इसलिए मैं करना चाहता हूँ। तो इस तरह के जवाब हमें मिलते हैं। तो सबसे ज़रूरी है विजनिंग, और विजनिंग में ये सारी चीज़ें अगर हम देखेंगे तो मुझे लगता है काफ़ी आसान होगा एक एंटरप्राइजेस सस्टेन करना। यही हमने किया जब एफपीओ की शुरुआत की, तो हमने सोचा कि यहाँ पे क्या क्या स्कोप है। तो पहला आया कॉटन। तो कॉटन की जब बात की तो हमने देखा कि कॉटन के लिए इन्वेस्टमेंट कितना लगेगा, तो बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लगेगा। जिनिंग बन जाएगा लेकिन कॉटन प्रोक्योरमेंट, स्टोरेज और बाकी सारी चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लगेगा। तो हमने पहले सोचा कॉटन हमारे बस की फिलहाल बात नहीं है, आगे चल के शायद हो सकता है, तो कॉटन हमने थोड़ा सा बाजू में रख दिया। फिर हमने सोचा दाल मिल के बारे में। उस एरिया में काफ़ी ज़्यादा अरहर होती है, चना होता है, दाल मिल के बारे में सोचा। दाल मिल का भी स्टडी किया तो उसमें देखा कि काफ़ी बड़ी बड़ी दाल मिल उस एरिया में है, प्रोक्योर करके रखती है और फिर दाल के रेट के साथ खेलती है। छोटी सी दाल मिल हमने लगा के भी देखी, ट्रायल भी किया, लेकिन बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हम दाल मिल में नहीं हो पाए। फेलियर स्टोरीज भी इंपॉर्टेंट है, मैं यहाँ इसलिए बता रहा हूँ कि हम बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हुए, और ये हमें एडमिट करना चाहिए। हमें फेलियर स्टोरीज शेयर करना चाहिए क्योंकि आगे वाला फेल ना हो। इसी समय हमने और एक कमोडिटी के बारे में सोचा कि हमारे यहाँ पे डेयरी का अच्छा पोर्टफोलियो है, क्यों ना एनिमल फीड पे काम किया जाए। तो फिर एनिमल फीड का सेटअप करने के लिए थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट ज़्यादा था। फिर बोर्ड ने सोचा कि क्यों ना हम एनिमल फीड के डिस्ट्रीब्यूशन के साथ, ट्रेडिंग के साथ काम करें डेयरी फीड में। और फिर हमने ट्रेडिंग के साथ शुरुआत की। हमने सोचा कि एक अच्छा मार्केट बन जाएगा, हम अगर सक्सेसफुल हो जाएंगे तो शायद हम उस एंटरप्राइजेस के बारे में सोचेंगे, प्रोडक्शन के बारे में सोचेंगे, और वहाँ पे फीड के रेट काफ़ी ज़्यादा थे, एक्सप्लॉयटेशन था फार्मर्स का, तो वो भी कम करने के लिए ये एक सहायक हो सकता है। तो फीड के साथ हमने शुरुआत की, और अगर हमें आगे चल के फीड एंटरप्राइजेस करनी है तो सबसे महत्वपूर्ण इंग्रेडिएंट क्या हो सकते हैं, इसके बारे में सोचा, और हमने आइडेंटिफाई किया मेज़। ये मैं आज से 7-8 साल पहले की स्टोरी बता रहा हूँ। फिर मेज़ के बारे में जब हमने सोचा तो मेज़ की जब बात आती है आज, तो आज बात आती है इथेनॉल की। आप देख सकते हैं इसमें आज बात आती है इथेनॉल की। इससे पहले कुछ साल पहले स्टार्च की बात आती थी। स्टार्च और इथेनॉल आज भी ऐसे प्रोडक्ट है जिनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा फोकस है और अट्रैक्ट हो रहा है, लेकिन ना हम स्टार्च कर रहे हैं ना हम इथेनॉल कर रहे हैं, क्योंकि इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा है। हमने सिंपल चीज़ों से शुरू किया। हमने शुरू किया कलेक्टिव सेल, प्रोक्योर किया और सेल किया। उसके लिए हमने इंट्रोड्यूस किए साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट। पहले तो मॉइस्चर मीटर इंट्रोड्यूस किया 2016-17 में, जब तक किसानों ने मॉइस्चर मीटर देखा ही नहीं था। दांत के नीचे दाना दबा के और मेज कमोडिटी में हाथ डाल के ऐसा ऐसा करके भाव कैसे तय होता है, ना ये मेरे पिताजी को पता था ना मुझे पता था 10 साल पहले। तो हमने ढूंढा, एनसीडीएक्स की सहायता से ढूंढा, और गवर्नमेंट में सपोर्ट किया। मॉइस्चर मीटर हमने खुद पहले देखा, फिर किसानों को गांव-गांव में जाके दिखाया और कहा कि इस तरह से होता है, मॉइस्चर ऐसे तय होता है। 14-2-2 मेज का स्टैंडर्ड पैरामीटर है। तो 2 कैसे गिनते हैं, फॉरेन मैटर क्या होता है, मिट्टी क्या होता है, भाव कैसे तय होता है, इंटरनेशनल मार्केट में भाव कैसे तय होता है। हमने किसानों को सिंपल सवाल पूछा कि मैं यहाँ बैठा हूँ, एक व्यापारी बैठा है गुजरात में, एक व्यापारी बैठा है मुंबई में, एक व्यापारी बैठा है कहीं और, उसको मुझे मेज बेचना है, तो वो तो नहीं आएगा मलकापुर मार्केट में खरीदने के लिए, तो कैसे खरीदता है। तो ये 14-2-2 है। तो ये सिखाने की कोशिश की, किसानों को एजुकेट करने की कोशिश की। इलेक्ट्रॉनिक वेइंग स्केल उस एरिया का पहला हमने इंट्रोड्यूस किया, क्योंकि एपीएमसी में भी नहीं था। हमने किसानों को आदत लगाई कि बैंक पेमेंट करेंगे, और शुरू से आज तक जय सरदार सिर्फ और सिर्फ बैंक पेमेंट करता है।
और इस वैल्यू चेन में हम एक्सप्लोर करते गए। पहले कलेक्टिव सेल खरीदा और बेचा, फिर ड्राइंग प्लेटफॉर्म बनाया, खरीदा, सुखाया, बेचा। अगले स्टेप में हम गए, वेयरहाउस बनाए, खरीदा, सुखाया, स्टोर किया और अच्छा रेट आया। और अलग अलग कंपनी आई, गोदरेज आया, बारामती एग्रो आया। जैसे जैसे उनको पता चला कि यहाँ पे स्टॉक है, ये कंपनियां हमें अप्रोच करने लगी, हम कंपनियों को अप्रोच करने लगे। और ये कंपनियां 20 क्विंटल, 25 क्विंटल, 50 क्विंटल में बात नहीं करती है, ये कहती है 100 टन, 500 टन, 1000 टन। तो ये वेयरहाउस से पॉसिबल हुआ। उसके साथ साथ क्रेडिट साइकिल भी बढ़ाया, वो भी आगे आएंगे हम। साथ ही उसके आगे जाके फिर हमने मक्के का भरडा बनाना शुरू किया, मेज ब्रांड, जो डेयरी के लिए फीड करके यूज होता है, गोट्री में भी फीड करके यूज होता है। तो अभी हम आए उस पे कि अभी भरडा बनाया जाए और मार्केट में डाला जाए, क्योंकि 200 मेट्रिक टन पर मंथ का जय सरदार का ऑलरेडी मार्केट है एनिमल फीड का, डेयरी फीड का पर्टिकुलरली। मक्के का भरडा बनाया, सिंपल इन्वेस्ट है, मक्का भरडा बनाने के लिए बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं लगती। हमने अभी एनिमल फीड प्लांट भी लगाया तो वो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हुआ है, लेकिन भरडा 5 लाख के इन्वेस्टमेंट में आपका भरडा एंटरप्राइजेस शुरू हो सकता है। वो तो चक्की पे भी हो सकता है 50,000 के, लेकिन आप एंटरप्राइजेस की बात करेंगे, थोड़ा सा कमर्शियल की बात करेंगे तो एटलीस्ट 5-7 लाख का इन्वेस्टमेंट उसको ज़रूरी हो जाता है। फिर आगे जाके एनिमल फीड का एंटरप्राइजेस भी हमने शुरू किया, उसके बारे में अगले स्लाइड में बात करूंगा। और ये सारे वैल्यू चेन में फिर हम गैप ढूंढ रहे थे कि क्या गैप है। तो एक गैप ये ध्यान में आया कि मक्का जो है वो मक्के के रेट फ्लक्चुएट करते हैं काफ़ी ज़्यादा। पिछले 4-5 साल तो स्टेबल थे, इस साल कम हो गए, और पहले भी हिस्ट्री ऐसा रहा है। दूसरा एक है कि अभी रबी में जो किसान मक्का लगाएगा उसके पास पानी नहीं होता काफ़ी बार, तो उस मक्के का वो क्या करेगा अगर मक्का नहीं आया, उसका ग्रेन अच्छी तरह से नहीं आया, और वहाँ पे फॉडर में ग्रीन फॉडर अवेलेबल नहीं है, विदर्भा रीजन है। तो ये सारी चीज़ों को हमने सोचा कि साइलेज के लिए, मुर्गा जिसे हम मराठी में कहते हैं, तो मक्के से साइलेज बनाने के लिए वहाँ स्कोप है, और वो जो मिसिंग लिंक है, मिसिंग कड़ी है, वो भी पूरा कर रहा है। तो अभी हम साइलेज भी प्रमोट कर रहे हैं। और इसके आगे अगर हम जाएंगे कि डिजाइन प्रिंसिपल में अगर हम जाएंगे तो हमने सस्टेनेबिलिटी के बारे में जब सोचा, लास्ट स्लाइड, हाँ सॉरी, हमने सस्टेनेबिलिटी के बारे में जब सोचा तो फार्मर की सस्टेनेबिलिटी भी हमने सोची। तो आप देख सकते हैं कि प्रोडक्टिविटी एनहांसमेंट पे भी हम काम कर रहे हैं। वहां पे फार्मर को अलग अलग पीओपी इंट्रोड्यूस करवाना है, या फिर ड्रिप इरिगेशन मक्के में इंट्रोड्यूस करवाना है, या फिर अभी हम ड्रोन की बात कर रहे हैं स्प्रेइंग के लिए। तो ये सारी चीज़ों पे भी हम काम कर रहे हैं, क्योंकि उसके लिए हम काम कर रहे हैं, उसका प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा तो एफपीओ का बिजनेस बढ़ेगा। हमने सिर्फ फार्मर और एफपीओ के एंटरप्राइजेस पे नहीं सोचा है, हमने वहाँ पे अलग अलग यूथ को भी ट्रेन किया और उनको भी हमने फैसिलिटेट किया प्रोक्योरमेंट शुरू करने के लिए, क्योंकि एक एफपीओ सारा प्रोक्योरमेंट नहीं कर पाएगी, तो ये भी जरूरी है। होलिस्टिक वैल्यू चेन जिसके बारे में हम बात कर रहे थे उसके ऊपर हमने बात की। और साथ ही सीजनैलिटी जो है, कोई भी एक कमोडिटी अगर सीजन में आता है तो बाकी सीजन में हम क्या करेंगे, खर्चा कैसे चलेगा। तो ये एनिमल फीड जो है, डेयरी फीड जो है, ये 12 महीने चलता है। इससे 12 महीने इनकम होने लगा एफपीओ को, और सीजनल मक्के का होने लगा। अभी एक स्टेज आगे गए, अभी हम डेयरी फीड, अभी हम फीड की बात कर रहे हैं, एनिमल फीड प्रोडक्शन यूनिट। तो एनिमल फीड प्रोडक्शन के बारे में हम सोच रहे थे, हमने अलग अलग जगह पे एक्सप्लोर किया, और अलग अलग जगह एक्सप्लोर करते करते एक सवाल हमें आया कि अगर अभी हमारा डेयरी फीड का बहुत अच्छा मार्केट है, अगर हम डेयरी फीड बनाएंगे तो ये मार्केट डिस्टर्ब हो जाएगा। तो पहले हमें फीड हम सही से बना सकते हैं कि नहीं, मार्केट कर सकते हैं कि नहीं, इस विषय पे सोचना चाहिए। तो क्या हम डेयरी के अलावा गोट फीड बनाने के बारे में सोच सकते हैं? मार्केट में गोट फीड अवेलेबल ही नहीं है, बहुत कम लोग यूज़ करते हैं। तो हमने गोट फीड के बारे में सोचा। फिर कमोडिटीज़ के बारे में सोचा, कॉटन पहले था, और ऐसे ही किसी बात पे दूसरा एक विचार चल रहा था कृषि विकास में कि कॉटन निकालने के बाद जो स्टैक बचता है उस स्टैक का हम क्या करेंगे, क्योंकि उसको ज़्यादातर जला दिया जाता है। कुछ कुछ लोग अभी श्रेडिंग करते हैं, ज़्यादातर जला देते हैं, तो इसका क्या कर सकते हैं। तो इसका जवाब ढूंढने के लिए हम आईआईटी मुंबई पहुंचे, उनसे पूछा कि क्या इसके ऊपर कुछ हो सकता है। तो उन्होंने कहा हाँ, इसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। और देखिए, कुछ चीज़ें अपने आप जुड़ के आती है। तो हम फीड के बारे में सोच रहे थे, हम कॉटन स्टैक के बारे में सोच रहे थे, तो आईआईटी ने बोला कि हम कॉटन स्टैक का यूज़ एनिमल फीड में कर सकते हैं क्या, इसके बारे में हम कुछ रिसर्च कर रहे हैं और आप पार्टिसिपेट कीजिए। तो वी जॉइन हैंड्स विथ आईआईटी, महाराष्ट्र एनिमल एंड फिशरी साइंस यूनिवर्सिटी एक पार्टनर आया, बायफ एक पार्टनर आया, इसी तरह से राजीव गांधी साइंस एंड टेक्नोलॉजी कमीशन एक पार्टनर इस प्रोग्राम में था। तो ये सारे पार्टनर्स के साथ साथ कृषि विकास जुड़ा पहली फेज में,
पायलट फेज में, और फिर पायलट फेज मापसू में जब कंप्लीट हुआ, बायप में जब कंप्लीट हुआ, तो हमने देखा कि पहला कमर्शियल प्लांट सेटअप करना है तो वो जयसरदार एफपीओ के कैंपस में होगा। और ये पहला कमर्शियल प्लांट सेटअप करने के लिए हमने फिर अप्रोच किया आईफेड को, इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, और आईफेड का एक ग्रांट फॉर एग्रो इकोलॉजिकल प्रोग्राम है, वहाँ से हमने कुछ फंड लिया, कुछ फंड आईआईटी ने वहाँ पे इन्वेस्ट किया आरजीएसटीसी के माध्यम से, और हमें पैसे की ज़रूरत थी लोन की, तो फ्रेंड्स ऑफ वुमेन्स वर्ल्ड बैंकिंग जो ऑर्गेनाइजेशन है उनसे हमने क्लाइमेट फाइनेंस लिया, लोन भी लिया, और इस तरह से ये एंटरप्राइजेस सेटअप हुआ। यहाँ पे गोट फीड अभी हम बना रहे हैं, बेच रहे हैं, डेयरी फीड हमारा अगला कदम होगा। तो इस तरह से मेज से लेकर फीड तक हम आए हुए हैं। थोड़ा आगे अगर हम जाएंगे तो आप देख सकते हैं कि अपस्ट्रीम, मिडस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम जो तीनों मैंने एक्सप्लेन की, एक साइड में प्रोडक्टिविटी एनहांसमेंट है, डेमोस्ट्रेशन है, पायलट्स है अलग अलग, दूसरी साइड में प्रोक्योरमेंट के लिए टेक्निकल टूल्स यूज करना है, या फिर अलग अलग वैल्यू चेन में हम काम कर रहे हैं, और डाउनस्ट्रीम में भी हम प्रोसेसिंग के ऊपर काम कर रहे हैं। तो ये इस तरह से ये एक रूरल एंटरप्राइजेस इस कमोडिटी के चैलेंज को सॉल्यूशन देने की कोशिश कर रही है। अचीवमेंट्स और रिजल्ट्स में अगर हम देखेंगे तो काफ़ी सारी चीज़ें मैंने डिस्कस की आपसे, कि विलेज लेवल प्रोक्योरमेंट भी हमने शुरू किया, किसानों को पता चला, और लिटरली कुछ दिन ऐसे थे, कुछ साल ऐसे थे कि एफपीओ कैंपस से हमारा मलकापुर एपीएमसी लगभग 18 किलोमीटर दूर है, लेकिन एक ही एपीएमसी के बाजू के जो विलेजेस हैं उनका मेज भी बेचने के लिए एफपीओ कैंपस में आता था। लगभग 3 साल तक, 2.5 से 3 साल तक ये चला, और फिर उनके ध्यान में आया कि यहाँ पे क्लियरली रेट लिखते हैं बोर्ड पे, फिर 14 पैरामीटर बताते हैं, मॉइस्चर मीटर यूज करते हैं, बाकी साइंटिफिक टूल यूज करके प्रोक्योरमेंट होता है, तीसरा दिन पेमेंट जा रहा है। तो ओवरऑल मार्केट करेक्शन हुआ, सभी लोगों को ये रेट के बारे में सोचना पड़ा। तो ऐसे काफ़ी बार ये एक्सपेक्टेड नहीं था हमें, लेकिन ओवरऑल मार्केट करेक्शन भी वहाँ पे हुआ, और ये बहुत बड़ा मुझे लगता है इम्पैक्ट या रिजल्ट हमें मिला, जो डायरेक्टली हम नहीं दे पाए लेकिन इनडायरेक्टली बहुत बड़ा हमें मिला। ईयर राउंड ऑपरेशन का एक मॉडल या इनकम का एक मॉडल इस माध्यम से वहाँ पे खड़ा हुआ है। कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग हमारे साथ बाकी लोग भी अभी वहाँ पे दे रहे हैं, और ये इस वजह से भी हुआ कि गांव-गांव में हमने यूथ को ट्रेन किया कि आप मेज खरीदो आपके गांव में, कोई दिक्कत नहीं है। तो उसके वजह से भी मार्केट को काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस हुए और मार्केट करेक्शन हुआ। इसके लिए कुछ और लर्निंग्स की अगर हम बात करेंगे तो प्रैक्टिसेस में अगर हम देखेंगे तो ये प्रोक्योरमेंट प्रैक्टिसेस जैसे यूथ के माध्यम से हमने रिप्लिकेट की, वैसे ही इसी कैंपस में हम एक ऑल अबाउट एफपीओ करके एक इनिशिएटिव चलाते हैं। इस ऑल अबाउट एफपीओ इनिशिएटिव में पिछले 4 सालों में आफ्टर कोविड यहाँ पे रेसिडेंशियल ट्रेनिंग सेंटर है। लगभग 10 राज्यों के 5,000 से ज़्यादा एफपीओ इकोसिस्टम के लोग यहाँ आके रेसिडेंशियल ट्रेनिंग लेके गए। इसमें एफपीओ बोर्ड है, एफपीओ स्टाफ है, एफपीओ प्रमोटिंग एजेंसी का स्टाफ है, गवर्नमेंट ऑफिसर्स है, बैंकर्स है, काफ़ी सारे लोग हैं। कोई एक्सपोजर के लिए आया, कोई ट्रेनिंग के लिए आया। तो उनके माध्यम से भी ये मॉडल हमने रिप्लिकेट करने की कोशिश की। कृषि विकास खुद भी एक सीबीबीओ है, तो हमारे एफपीओस के साथ भी ये मॉडल रिप्लिकेट हो रहा है। सर ने बेल बजा दिया है, तो आई विल सम अप इन नेक्स्ट 3-4 मिनट्स। और प्रॉफिटेबिलिटी बैलेंस करने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि जो डीलरशिप हमने ट्रेडिंग के माध्यम से सेटअप की थी, उस डीलरशिप का काफ़ी बेनिफिट हमें यहाँ पे मिल रहा है, और सस्टेनेबिलिटी के लिए वो काफ़ी अच्छा हो रहा है। बाकी आप देख सकते हैं इस मॉडल में हम अलग अलग तरह से हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर यूज़ कर रहे हैं, और काफ़ी सारे कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन भी उसमें अलग अलग तरह से हो रहा है। स्केलिंग की जो हमने बात की कि काफ़ी सारे एनजीओ पार्टनर्स भी हैं जो हमें सपोर्ट कर रहे हैं, उनके एफपीओस को वहाँ भेज के, उनके एसएचजीस को वहाँ भेज के। एमएसआरएलएम के साथ भी सर हमने काफ़ी सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम करवाए, और कृषि विकास की टीम ने एमएसआरएलएम में 2 साल पहले जो अलग अलग जगह पे ट्रेनिंग्स हुए थे वहाँ पे ट्रेनिंग्स भी करवाए, और एक्सपोजर विजिट भी कैंपस में हमारे हुई थी। पार्टनरशिप बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कन्वर्जेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं इस पर थोड़ा सा 1-2 मिनट बात करना चाहूँगा। आप अगर ये सारा एंटरप्राइजेस का सेटअप देखेंगे तो इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है पार्टनरशिप और कन्वर्जेंस। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, FWWB से हमारी शुरुआत हुई थी, अभी भी FWWB के साथ हम काम कर रहे हैं, उनसे लोन ले रहे हैं, रिपे कर रहे हैं। नैप किसान के साथ हम जुड़े हुए हैं, नैप किसान से लोन ले रहे हैं। HDFC बैंक के साथ हमारा शुरुआत से काफ़ी अच्छा कनेक्शंस रहा है, और HDFC बैंक ने हमें वहाँ पे CC दिया है। तो जनरली एफपीओस को कैश क्रेडिट या कोई देता नहीं है,
लेकिन एचडीएफसी बैंक ने बहुत ही सिग्निफिकेंट अमाउंट का हमें वहाँ पे क्रेडिट लाइन इस्टेब्लिश किया है, और उसके वजह से ये सारी चीज़ें जो मैं बात कर रहा हूँ, तो मुझे लगता है एक महत्वपूर्ण भूमिका इस सीसी की इसमें है, जो हमें रिकॉग्नाइज करना चाहिए। फिर व्हीकल के लिए महिंद्रा फाइनेंस, गवर्नमेंट स्कीम आप सबको पता है, अलग अलग गवर्नमेंट स्कीम से वहाँ कन्वर्जेंस किया गया है। टेक्निकल पार्टनर्स के बारे में मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूँ, लेकिन प्राइवेट सेक्टर के जो पार्टनर्स हैं, जिसमें तिवाना ऑयल मिल है, बारामती एग्रो है, या अलग अलग पार्टनर्स है जिनके साथ हम बिजनेस कर रहे हैं काफ़ी सालों से, तो उनका भी बहुत बड़ी भूमिका इसमें रही है। और ग्रांट प्रोग्राम में जो हम कर रहे हैं, ये एक सिग्निफिकेंट पार्टनरशिप के माध्यम से ये हुआ है। ये ऑल अबाउट एफपीओ इनिशिएटिव है, जिसके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बताया है। तो यही सब मुझे बात करनी थी। मुझे एक्चुअली सभी से यही कहना है कि जब हम पॉलिसी की बात करते हैं या एनजीओज़ की बात करते हैं, तो हम भी एक एनजीओ थे। हमें पहले हमारी सोच में बदलाव लाना पड़ा, नॉट फॉर प्रॉफिट से फॉर प्रॉफिट की तरफ। बहुत बड़ा झमेला लोचा हो जाता है, केमिकल लोचा हो जाता है दिमाग में, जब आप नॉट फॉर प्रॉफिट से फॉर प्रॉफिट की बारे में सोचने लगते हो। लेकिन फिर आप बहुत सारी ब्रेनस्टॉर्मिंग के बाद आप इस स्टेटमेंट पे अगर पहुंचे कि अगर आपको सस्टेनेबल ग्रोथ चाहिए और स्केल चाहिए, तो आपको इसके बारे में सोचना पड़ेगा। और ये फॉर प्रॉफिट में फिर वो सोशल एंगल जो है आपका, जो इसको सोशल एंटरप्राइज बनाता है, उसके बारे में अगर आप सोचेंगे, तो मुझे लगता है विन 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 सिचुएशन क्रिएट हो पाएगी और हम एक अच्छा काम यहाँ पे कर पाएंगे। जो विजनिंग है उसके बारे में आप ज़रूर सोचिए, ये मेरा कहना है। यही सारा मुझे प्रेजेंट करना था। थैंक यू। खूप छान। तुम्ही या ठिकाणी एक चांगलं प्रॅक्टिकल एफपीओचं मॉडेल सादर केलेलं आहे। ही खरं म्हणजे सक्सेस स्टोरी आहे, आणि सक्सेस स्टोरी सांगत असताना तुम्ही हे देखील सांगितलं की तुम्ही फेल्युअर स्टोरीज देखील शेअर करा। खरं म्हणजे इथून पुढं सक्सेस स्टोरीपेक्षा फेल्युअर स्टोरीची जास्त गरज आहे, जेणेकरून लोकांना मिड टर्म करेक्शन देखील करता येईल। आपलं प्रेझेंटेशन